शुरू हो गए। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड क्लासेस सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने एक टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, सल्तनत काल। आज हम सल्तनत काल में एक चीज कही थी कि सल्तनत काल में 5 प्रमुख वंश पढ़े जाते हैं। कितने वंश पढ़े जाते हैं? 5 प्रमुख वंश पढ़े जाते हैं। हमने गुलाम वंश के बारे में चर्चा की थी, आपको याद आया होगा। हमने बात की थी किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहते हैं आपके सुल्तानों में पहला सुल्तान कहलाता है, लेकिन नाम क्या कि सुल्तान नहीं लगाया था। और दूसरा भारत का वास्तविक संस्थापक सुल्तानों में, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जिसने अपने नाम क्या कि सुल्तान लगाया था, याद आया होगा, इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। उसके बाद में भारत के एकमात्र मुस्लिम महिला शासक का नाम क्या था? रजिया सुल्ताना। और सबसे कट्टर खतरनाक अपनी नीतियों के लिए जाना जाता है, याद आया होगा, बलबन। आज हम उससे आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कहते जब सबसे पहले खिलजी क्रांति के नाम से जानते, कहते अचानक ये वंश उठा था, अचानक अपना इतिहास जमाया था और अचानक से ये वंश खत्म भी हो गया था। इतिहास में नाम सुना होगा, खिलजी वंश। किसकी बात करेंगे आज? खिलजी वंश की। चलो आज इस पर चर्चा करते हैं। कहते इसमें आपको 2-3 नहीं, मात्र आपको 3 शासकों के बारे में चर्चा करनी है। कितने शासकों के बारे में? 3 प्रमुख शासकों के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। कहते इसका सबसे पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। टाइमिंग कब से कब तक है? आपके गुलाम वंश का अंत कब हुआ? 1290 में। और आपकी खिलजी वंश की शुरुआत कब हुई? 1290 में। ध्यान रखना है, आपके गुलाम वंश का समय कब से कब तक माना गया? 1206 से 1290 तक। और कहते हैं आपकी खिलजी वंश की शुरुआत कब से हुई? 1290 से। और इनका समय शुरू होता है 1290 से 1296। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है, खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। इनके जितने भी उत्तराधिकारी आएंगे वो खिलजी कहलाएंगे। नाम के आगे खिलजी लगाते थे। और इन्होंने गुलाम वंश को खत्म किया था। शमसुद्दीन कैमूर की हत्या इन्होंने की है। तो ये खिलजी वंश के संस्थापक क्या कहलाते हैं? खिलजी वंश के संस्थापक। खिलजी वंश के क्या कहलाते हैं? संस्थापक कहलाए। अब इन पर चर्चा करते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कहलाते हैं। कहते नरम नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और एक समय बाद में आदमी अपनी नीतियों के लिए कठोर नहीं, कमजोर बन जाता है। कहते हैं बुढ़ापे में जैसे जैसे युवावस्था का त्याग होता है, आदमी धीरे धीरे क्या करता है, अपने वृद्धावस्था में जाते हुए अपने कुकर्मों को याद करने लग जाता है। और बुढ़ापे में आदमी जोश में नहीं, शांति की तरफ बढ़ने लग जाता है। कहते वानप्रस्थ जीवन में जब आदमी घुसने लग जाता है तो वैसा वो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन, जोश और होश, ये सारी चीजें भूलने का प्रयास करता है। कहते इन्हें अपने कर्म याद आए कि मैंने गुलाम वंश की हत्या की है। और कहीं ना कहीं उम्र दराज भी थे, आदमी अनुभवी था और लड़ने का अंदाज कुछ अलग था, क्योंकि वैसा लड़ना चाहते ही नहीं थे, हर चीज को आसानी से निपटाना चाहते थे। कहते हैं कभी दिल्ली में घुसने का प्रयास नहीं कर रहे थे। कहते हैं इन्होंने अपनी राजधानी, अपने दरबार को किलाखोरी में स्थापित किया कि मैं किलाखोरी को अपना एक कई मंत्री परिषद या दरबार लगाता था। कहते इससे शक था कि अगर मैं दिल्ली में घुस गया तो दिल्ली की जनता पता नहीं, उन्हें लगेगा कि मैंने गुलाम वंश की हत्या की है, तो कहीं ना कहीं उन्हें यह ना लग जाए कि मैंने गुलामों की हत्या की है, तो उस कारण मेरी हत्या ना कर दी जाए। और एक किलाखोरी में अपना दरबार लगाया करते थे और अपनी नरम नीतियों के कारण कहीं ना कहीं ये गलत साबित हुए। राजा का कर्तव्य होता है खुद क्या? अनुशासित रहना। अनुशासित रहना, अपने अंदर इतना जोश भरकर रखना कि कहीं ना कहीं किसी को दिक्कतें ना आए। अब इन्होंने क्या किया? उल्टा काम किया। गर्म नीतियों की बजाय आराम की नीति अपनाई। अब थोड़ा आराम की नीति अपनाएंगे तो आदमी उससे डरेंगे थोड़ी ना, उसे तो अपना दोस्त समझेंगे। बोले तो अपना दोस्त ही है, इससे डरने की जरूरत है ही नहीं आपको। अब दिक्कत हुई। कहते अब छोटी सी गड़बड़ी क्या हुई? कहते किलाखोरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। 1 मिनट रुकना आप। कहते हैं इन्होंने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाया? अपना दरबार किलाखोरी में लगाया करते थे। और इन्हीं के दरबार थे अलाउद्दीन, इन्हीं के दरबार में इनके दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी। अब कहते हैं इन्होंने जीवन काल में सब लोग इन्हें कहते थे नरम है, नरम है, नरम है, नरम है, ये भाई कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा, ये अपने जीवन काल में अपनी नीतियों के कारण कहीं ना कहीं मारा जाएगा। अब इसे थोड़ा सा गुस्सा आया था और एक बार इसने एकमात्र अभियान अच्छा किया था। कहते इसने गलती से आ बैल मुझे मार वाली नीति अपना डाली थी और गलती से रणथंबोर पर आक्रमण कर डाला था। अब इनका एक अभियान बड़ा फेमस है, रणथंबोर आक्रमण। कब? 1290-91 के लमसम, 1290-91 के लमसम। और यहां पर आपके हमीर देव चौहान, नाम सुना होगा, हमीर देव चौहान, ये राज कर रहे हैं। हमीर देव चौहान।
कहते रणथंभौर का उस समय शासक था हमीरदेव चौहान। अपनी कट्टर नीतियां और राजपूत शासक है, दिलोडोल में बड़ा खतरनाक था, नीतियों में और भी कट्टर माना जाता था। कहते इतिहास बदलने का प्रयास कर रहा था। अरे मुसलमानों के सत्ता को भाई साहब धूल में मिलाने की औकात रखता था। अब कहते गड़बड़ यहां हुई, हमीरदेव चौहान पर आक्रमण कर डाला था। रणथंभौर कहते हैं आपके कहते वो पहाड़ी दुर्ग, गिरिदुर्ग के साथ वन दुर्ग है, आने जाने के रास्ते तक नहीं मालूम थे। 6 महीने तक, कुछ इतिहास कर देते हैं 8 महीने तक, कहते 6 महीने तक ये भाई साहब रणथंभौर के नीचे खाक छानते रहे थे। दिल्ली में भाई साहब आपके दिल्ली की सेना है वो भाई साहब आने जाने के रास्ते तक नहीं ढूंढ पाई थी। इन्होंने कहते रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले झाइन के किले पर तो अधिकार कर डाला था, लेकिन इस समय गड़बड़ हो गई थी। कहते हैं आपके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाए थे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, 5 महीना बीता, लेकिन एक समय बाद में नहीं समझ में आया था कि रणथंभौर को जीतना आसान न है। आशा निराशा में बदलने लग गई थी और एक समय बाद में जलालुद्दीन खिलजी को अपनी गलती का एहसास हुआ था और सेना के सेनापति को अल्लाह मुल्क को अपने पास बुलाया था। बोले इधर, बोले क्या? बोले सेना को जाकर समझाओ अब यहाँ नहीं रुकेंगे, दिल्ली वापस चलेंगे। सेनापति ने कहा बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरी औकात तू खुद जाके समझा। बोले क्यों? बोले सेना 6-7 महीनों से यहाँ पड़ी है, अब उसे जाकर कहूंगी भाई युद्ध नहीं करना है, उसे जाकर कहेंगे युद्ध नहीं करना है, हमें वापस दिल्ली जाना है, तो उन्हें कौन समझाएगा? कहीं ना कहीं आपकी तो इज्जत आसमान में हो, धरती पर आकर गिर जाएगी, धूल में कहां जाकर मिलेगी पता तक नहीं चलेगा। उसने कहा मैं यहाँ नहीं लड़ूंगा। बोला पता नहीं यहाँ कितने महीने और रहना पड़ जाएगा, मैं नहीं लड़ूंगा। तो बोला क्या करें? तो बोले काम करते जनता को, सेना को समझाने का प्रयास करते। बोले ठीक है। कदे सेना के सामने गया, सेना को बड़े प्यार से समझाया। बोले गौर से देखो इस दुर्ग को। हाँ गौर से देख सकते हैं क्योंकि नजदीक से तो रणथंभौर को भी देख ही नहीं पाए थे लोग। कहते बोले गौर से देखो इस दुर्ग को। बोले दिखाई दे रहा है सबको? लोग हाँ अच्छे से दिखाई दे रहा है। बोले मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुस्लिम सैनिक के एक मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मुझे एक लगता है कि मुसलमान के एक मूंछ के बाल के बराबर नहीं। एक नहीं जीता जा रहा 10 की बात कर रहे हो आप, एक नहीं जीता जा रहा 10 की बात कर रहे हो। इसे कहते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन, आत्मसंतुष्टि। क्या कहते हैं इसे? आत्मसंतुष्टि कहा जाता है। आदमी कहीं ना कहीं जब गिरता है तो खुद को शांत करने का प्रयास करता है। वही प्रयास आपके जलालुद्दीन खिलजी ने किया। कोई बात नहीं। कहते सेना ने कहा तो बोले क्या करें? बोले मुझ के बाल के बराबर नहीं, और मैं नहीं चाहता युद्ध का आगाज हो, मैं नहीं चाहता युद्ध का आगाज और मेरे मुस्लिम भाइयों का रक्त बहे। तलवारें चलेंगी, तुम्हें चोट पहुंचेगी, दर्द मुझे होगा, इससे अच्छा दिल्ली वापस चलेंगे। और कहते हैं इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा था। अरे रणथंभौर की सिर्फ शक्ल देख पाए थे, ये ना पता था रणथंभौर कितना खूबसूरत है, इसका आगाज तक नहीं कर पाए थे। कहते हैं आपका बोरिया बिस्तर उठाकर भाग गए थे। और लेकिन एक स्टेटमेंट याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि मैं इस दुर्ग को मुस्लिम सैनिक के एक मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है रणथंभौर दुर्ग। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में स्टेटमेंट डाला गया है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कहते घटना कब की आई? 1296 की। कब की आई? 1296 की। इनका सेनापति है, रिश्ते में इनका दामाद है, रिश्ते में इनका क्या भतीजा है। कहते अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान पर गए, बिना इनसे पूछे। आदमी की औकात पता चल रही है ना, बिना इनसे पूछे कहते अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली अभियान पर, आपके देवगिरी अभियान पर चले गए। देवगिरी अभियान पर गए तो छोटी सी दिक्कत हुई, इनसे पूछा था कि नहीं, क्योंकि राजा की औकात ही नहीं थी पूछने जितनी। कहते उन्होंने देवगिरी गए और वहां पर खूब सोना लूटा, देवगिरी को हरा डाला। सेनापति ने कहा देख लेकर इसे पूछ कर नहीं गया। बोला वो मेरा भतीजा है, बचपन से प्यार से उसे पाला है, इतनी आसानी से मुझे चोट थोड़ा ना पहुंचाएगा। बोले वो वैसा मेरी शान शौकत में 4 चांद लगाना चाह रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं मुझसे पूछ कर नहीं गया होगा। कहते अलाउद्दीन खिलजी कूटनीति का प्रयोग कर रहा है। कुछ कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ, दामाद लगता है नहीं क्या? वो कहते बड़ी घमंडी थी, वो बड़ी घमंडी थी और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को हर चीज पर नीचा दिखाती थी कि तू तो मेरे पिता के पैसों पर बोल रहा है, तेरी क्या औकात है? मेरा पिताजी है वो हिंदुस्तान के क्या है, सुल्तान है, तो एक छोटा मोटा सेनापति है। अब इस चीज से भी तो अलाउद्दीन खिलजी चिढ़ा हुआ था। अब गड़बड़ कहां हुई? कहते हैं इन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान पर आक्रमण करते हुए कूटनीति का प्रयोग किया। अपने छोटे भाई अलमास खां, जिसे आप उलुग खां के नाम से जानते हो, उसके साथ एक कूटनीति खेली। इसके पास संदेश भिजवाया, संदेश भिजवाकर कहा, बोला क्या? बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है किलाखोरी में आते हुए, क्योंकि यहां मुझे जान से ना मार डालो, क्योंकि मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली थी, इसलिए मुझे जान से ना मार डालो। तो एक काम करो, मुझसे आकर दिल्ली के बाहर मिलो, किलाखोरी के बाहर मिलो। सेनापति ने समझा, अरे बेवकूफ मूर्ख मत बन, अरे बेवकूफ मूर्ख मत बन, पता नहीं कब मार डालेगा। लेकिन अल्लाह आपके जलालुद्दीन खिलजी अंधा था। कहते जब मौत पुकारी जाती है, यमराज के दरवाजे खोले जाते हैं, तो वैसा आदमी अंधा हो जाता, पता नहीं चलता मौत किस रास्ते से आएगी, वैसा हर मौत के रास्ते पर आदमी अपने आप चलने लग जाता है। कहते बोले बेवकूफ मत बने। बोला नहीं, मेरा बेटा मैंने बचपन से उसे पाला, उसे जान से थोड़ी ना मारेगा। कहते जैसे दिल्ली के बाहर पहुंचा, बोला अकेले मिलना चाह रहे हैं। कहते वैसा भी चले जाएगा। कहते जफर खां, उलुग खां, अलाउद्दीन खिलजी जैसे बड़े बड़े व्यक्ति खड़े वहां।
कहते जलालुद्दीन खिलजी की छाती चौड़ी है क्योंकि भाई साहब देवगिरी को है। बोला आओ अलाउद्दीन खिलजी, आओ अलाउद्दीन खिलजी। बोला आए, बोलो। बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले शानो शौकत में तुमने 4 चांद लगाए, तुमने मुझसे आज्ञा प्राप्ति क्यों नहीं की? बोले गलती होगी। कहते आओ गले मिलो। कहते गले मिलने का प्रयास किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं इसके पीठ पर वार करते हुए अपनी तलवार को इसके आर पार कर डाला था। कहते इसने भागने का प्रयास किया तो भाई साहब जफर खान द्वारा कहते हैं इसकी गर्दन काट दी गई थी। कहते जलालुद्दीन खिलजी का सर जब दिल्ली तक ले जाया गया था तब तक भाई साहब उसके खून से सर से खून टपक रहा था। उसकी स्थिति इस प्रकार से चल रही थी। आप समझ सकते हो कितनी घटिया और भयानक मौत दी है इसे। और जलालुद्दीन खिलजी का पत्ता कट कर दिया गया था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। अब कहते भारतीय इतिहास में अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास बहुत अलग है, क्योंकि राजस्थान में इसका इतिहास बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, विलन के रूप में, विलन के खलनायक के रूप में, नायक के रूप में नहीं। जबकि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं नायक के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रशासनिक सुधार किए इस आदमी ने। आप कभी मत करें राजस्थान के इतिहास के कारण, नहीं, इन्होंने अपने जीवन काल में इतने प्रशासनिक सुधार किए हैं जितने आज तक किसी राजा ने प्रशासनिक सुधार नहीं किए। तो अगला अपना शासक आता है, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। चलो इस पर चर्चा करते हैं। ये बहुत कम समय तक शासक रहे हैं, सिर्फ मात्र 20 साल तक, 1396 से 1316। इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पॉइंट से बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी तो भारतीय इतिहास में फेमस है, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में जो अलाउद्दीन खिलजी फेमस है वैसा उनका वास्तविक नाम, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आज वर्तमान में, पहले नहीं थे लेकिन कोई बात नहीं, आज थोड़ा मॉडर्न ट्रेड भी, मॉडर्न टच लेकर चलते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में इनका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? तो इनका वास्तविक नाम अली व गुरसास्प। क्या नाम था? अली व गुरसास्प। इनका वास्तविक नाम क्या मिलता है? अली व गुरसास्प इनका वास्तविक नाम हुआ करता था। कहते जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे, जब दिल्ली में पधारे थे, कहते जलालुद्दीन खिलजी के खोपड़ी से रक्त टपक रहा था। आते वक्त देवगिरी से जितना सोना लुटा गया था सड़कों पर बिखेरते हुए आए थे। कहते इन्होंने भाई साहब कटे हुए सर से ताज को निकाला था, अपने सर पर धारण किया था, अपनी नीतियों, अपनी कूटनीतियों, कहते भेड़ी जैसी चाल थी, शेर जैसा कलेजा और भाई साहब हाथी जैसा जोश, और कहते लोमड़ी जैसा दिमाग लेकर पैदा हुआ था। हर जानवर के अच्छे गुण है इस आदमी में। साम दाम दंड भेद हर नीति का ज्ञाता है और हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो अनपढ़ था। एक तो कहते हैं ना, जो अनपढ़ होते हैं वो दिमाग कहीं ना कहीं ज्यादा लगाते हैं, अनपढ़ होते हैं वो दिमाग ज्यादा लगाते हैं। जैसे अकबर का नाम सुना होगा, वो भी अनपढ़ थे। राशिदों को दोनों की एक है, राशिदों को दोनों की एक है, दोनों के दोनों अनपढ़ थे। लेकिन भाई साहब चांद की रोशनी जैसा इतिहास लिखकर गए थे। भाई साहब इतना बड़ा अवगुण होते हुए भी भाई साहब उस अवगुण को छुपा गए थे। कहते चांद की रोशनी में भाई साहब ये अवगुण कब छुपा था इन्हें पता तक नहीं चला था। और ये कहते अनपढ़ थे। क्या थे? अनपढ़ थे। अब हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो अनपढ़ था अलाउद्दीन खिलजी, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा बादशाह जो अनपढ़ था, क्या नाम बताओगे आप? अकबर। क्या नाम बताओगे? अकबर। अब चलो इस पर थोड़ा चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब कहते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं इस आदमी के 2 उद्देश्य थे जीवन काल में, 2 उद्देश्य। एक तो विश्व विजेता बनना, सिकंदर महान की तरह बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, सिकंदर की तरह एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, एक बहुत बड़े साम्राज्य का सम्राट बनना। ये कहते हैं अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहा करता था और अपने सिक्कों पर इसने सिकंदर ए सानी, एक बार क्वेश्चन आ गया कि भारतीय इतिहास में सिकंदर ए सानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। और इनसे भारतीय इतिहास में सिकंदर द्वितीय, क्या सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी गई है। कहते इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी, सानी का मतलब होता है एक जैसा, प्रतीकशील। इन्होंने सिकंदर सानी जैसा, भाई साहब सिकंदर जैसा दिखने वाला, सिकंदर जैसा काम करने वाला व्यक्ति, सिकंदर सानी, उसके जैसा व्यक्तित्व धारण करने वाला की उपाधि धारण कर ली, अपने सिक्कों पर लिखा है। इसका एक सेनापति था अल्लाह मुल्क, वो इसके पास गया, बोला आजा। बोला क्या? बोले ज्यादातर जब अल्लाह की नमाज अदा की जाए, अल्लाह के नाम पर मेरा नाम लिया जाए, मैं एक नया धर्म का चालू करूंगा। उसने कहा बोला धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार, धर्म को शुरू करना काम किसका होता है? सूफी संतों का होता है, फकीरों का होता है, सन्यासियों का होता है, तपस्वी राजाओं का नहीं होता। और काय का विश्व विजेता बोला? तुम कहते एकमात्र ऐसा सेनापति था जिसको पुरजोर विरोध करता था और अच्छा व्यक्ति था, डरता भी नहीं था। बोले काहे का सेनापति? नहीं बोले काहे का राजा, काहे का विश्व विजेता? बोले दक्षिण भारत पड़ा है, उत्तरी भारत को तूने जीता नहीं है, तो काहे का विश्व विजेता? पहले हिंदुस्तान को तो जीत ले, विश्व विजेता बनने का ख्वाब बाद में देखना। तो कहता था जैसे पैगंबर मोहम्मद के 4 प्रसिद्ध सेनापति थे, मेरे 4 प्रसिद्ध सेनापति मेरे साथ बैठे हैं, मुझे पता है मैं जंग में जीत हासिल करके जाऊंगा और इतिहास में भाई साहब अपने सेनापतियों के कारण भाई साहब कहीं ना कहीं विश्व विजेता कहलाऊंगा। कहते हैं पहला सेनापति था जफर खां, दूसरा इसका खुद का छोटा भाई अलफ खां, ऐसे उलुग खां इनका वास्तविक नाम है, उलुग खां उपाधि इनकी, सॉरी।
तीसरा कौन सा है? नुसरत खां। तीसरा कौन सा है? नुसरत खां, अल्ब खां, उल्लुग खां और जफर खां। क्या नाम आएगा? जफर खां। कहते हैं ये 4 सेनापति थे इनके प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध रूप से इनके सेनापति के रूप में याद किए जाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? पहले सबसे पहले उत्तर भारत को जीतने का प्रयास किया। किसको प्रयास किया? उत्तरी भारत को जीतने का प्रयास किया। बोले कहीं ना कहीं उत्तरी भारत को जीतेंगे तो अपना धाक जमाएंगे, राजपूतों को धूल में मिलाएंगे। ये नहीं पता राजपूती धरा भाई साहब इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है। अरे गढ़ों का बाप कहलाते हैं, अरे 7/4 के राजपूत हैं। यहाँ जितने मुसलमान आज तक टकराए हैं, किसी को जीवित जाने का तक का प्रयास ना किया गया। जिस दिल में मातृभूमि का ख्याल है, कहते हैं उस मातृभूमि को भाई साहब ख्याल आने वाले दिल को कलेजे से, दिल से भाई साहब उसके शरीर से बाहर निकलने की औकात रखते हैं। अब सबसे पहले पॉइंटों को इसमें तोड़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जीवन काल में इतने कार्य किए 20 साल में कि वो उनको पॉइंटों के रूप में तोड़ा जाएगा। इसके निर्माण कार्य, इसका साहित्य, इसके प्रमुख प्रशासनिक सुधार, इसके प्रमुख युद्ध, हर चीज को पॉइंटों के रूप में तोड़ना इतिहास को याद करने का सबसे इजी तरीका होता है कि राजाओं को इतने भागों में तोड़ डालो कि भाई साहब जी के बड़ी आसानी से याद हो जाए, उनके निर्माण कार्य की, उनके चर्चाओं की हर चीज के पॉइंट बड़े आसानी से याद हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है प्रमुख युद्ध। विश्व युद्ध का तो तभी बनेगा ना जो युद्ध लड़ेगा, घर पे बैठे बैठे तो नहीं बनेगा ये। अब चलो एक बार चर्चा करते हैं। कहते हैं इसने सबसे पहला अभियान भेजा था गुजरात के विरुद्ध। कौन सा अभियान गया था? गुजरात अभियान। गुजरात अभियान कब गया? 1299। और गुजरात का शासक था रायकरण बघेला। कौन था? रायकरण बघेला। अकेला नहीं है, ये बघेला है। सच में नाम के अकॉर्डिंग काम करके जाएगा। कहते उल्लुग खां और नुसरत खां दोनों को भेजा गया। बोले जाओ गुजरात का सबक सिखा कर आओ। बोले ठीक है जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जाना ही पड़ेगा। आप कह रहे हो तो मना कौन करेगा? कहते तुम दोनों जाओ। बोले जा रहे हैं सर जी, कोई बात नहीं। कहते उल्लुग खां और नुसरत खां ने जैसे आक्रमण की खबर पहुंची, रायकरण बघेला बिल्कुल आपकी तरह वीर प्रतापी, बहुत शानदार वीर प्रतापी राजा रहा हुआ है। इसने चप्पल जूते अपना सामान वामान पैक किया। रानियों और राजकुमारियों को खबर तैयार हो जाओ, यहां से जाना है। सेना के आक्रमण से पहले इसने भागने का प्रयास कर लिया। कहते हैं कि इतनी जल्दी में था, इतनी जल्दी में था, इतनी जल्दी में था कि सब कुछ याद रहा लेकिन अपनी पत्नी को साथ ले जाना भूल गया। और कहते अपनी बेटी देवल देव को साथ ले गया, कमला देवी को यहीं छोड़ गया। कहते हैं इनके सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के हाथ उनकी पत्नी कमला देवी लगी, उसे बंदी बना दिया गया। कहते भूखे भेड़िए तो थे, भूखे भेड़िए तो थे। कहते इस रानी को बंदी बनाया गया था और भाई साहब आपके अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी सुंदर कभी रानी देखी ना थी, इसलिए इसे मलिकाए जहां, कहीं ना कहीं पतन का कारण बनेगी, मलिकाए जहां की उपाधि देकर इसे निकाह कर डाला था और इसे अपनी रानी और पटरानियों में शामिल कर डाला था। कहते ये भाग गया और यहीं से आते हुए आपके इनके सेनापतियों द्वारा एक और सेनापति खरीदा गया था। ध्यान रखना, कहते भारत का एकमात्र शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दक्षिण अभियानों को जीता था। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत को जीतने वाला एकमात्र सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी रह चुका है। और उसका प्रमुख सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। दक्षिण अभियान को जीतने वाला कौन था? मलिक काफूर। और इस मलिक काफूर को किस अभियान के दौरान खरीदा गया था? गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया था। इसे 1000 दिनार, किसे 1000 दिनार देकर खरीदा गया था, इसलिए भाई साहब इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। अरे किस राजे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियानों को जीता था, उसका सबसे प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है, कौन है? मलिक काफूर। किसको देना है? मलिक काफूर। कहते इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के रूप में याद किया जाता है। इसी अभियान के दौरान खरीदा गया था। अब इसके अभियान राजस्थान की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक और पढ़ते हैं, देवगिरी अभियान। 1306 और इस समय यहां का शासक था रामचंद्र। इस पर आक्रमण का मुख्य कारण, जब आक्रमण के मुख्य कारण याद नहीं होंगे ना, ये मान लो ये बात है, चलता फिरता आदमी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन वाइज आदमी पर आक्रमण करेगा, बिना किसी रीजन वाइज आक्रमण नहीं करेगा। तो कहते इसके पास थी रायकरण बघेला और देवल देवी। अब कमला देवी को अपनी बेटी की याद आ रही है। बोले मुझे नहीं पता, मैंने तुझसे निकाह तो कर लिया लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसके लिए कहते उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। रामचंद्र को रहा है, कहते इसे सोने की जंजीरों में जकड़ कर लाया गया था। सोने की जंजीरों में जकड़ कर लाया गया था। इतना शानदार राजा रह चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी भी इससे प्रभावित हुआ था, इसे सच सामान वापस भेज दिया। बोले तुम आज से मेरे सेनापति, मेरे जागीरदार, मेरे ठेकेदार, या आपके कहीं ना कहीं कहते फ्यूडल वर्ती कहते हैं हम, कहते तुम जागीरदार के रूप में मेरे अधीन राज करोगे।
तुम मुझे वार सिक्कर पहुंचाओगे? बोले रामचंद्र ने कहा, बोला ठीक है भिजवा दूंगा। और इस क्षेत्र को जीता गया था और देवल देवी को पकड़कर लाया गया था। और कहते हैं आपके मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे, उनके साथ देवल देवी का विवाह करवा दिया गया था। अब थोड़े राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पता है इंतजार सब कर रहे हो, राजपूताना इतिहास वैसे मिट्टी में कण कण में कहते हैं चंदन की महक आती है, तो उस राजस्थान की मिट्टी के बारे में पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है, पढ़ने की जरूरत भी है हमें। कहते हैं आज घमंड सबसे ज्यादा उसी इतिहास पर है। भारतीय इतिहास में इतना दम नहीं है जितना राजस्थान के इतिहास में दम है, ठीक है। और सबसे पहले एक बात करें तो अपने पूर्वजों की गलती को सुधारो। एक क्षेत्र से बार बार आ रहे हैं, किससे? रणथंभौर अभियान। यहां पर आक्रमण करने के बहुत सारे मुख्य कारण है। कहते हैं लेडीजों के बिना आज तक राजस्थान में कोई युद्ध माना ही नहीं गया, हर रीजन को लेडीजों में शामिल कर दिया गया, लेडीज मुख्य कारण थे। अब गड़बड़ कहां? गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है। मुख्य कारण क्या है? एक तो इस दुर्ग की सामरिक महत्ता, बख्तरबंद दुर्ग है, गिर दुर्ग के साथ वन दुर्ग में गिरा हुआ, आने जाने के रास्ते नहीं मालूम, सुरक्षा दृष्टि से बहुत अच्छा है। और दूसरा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना, वो हार कराया था कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में घमंड होगा। तीसरा कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति मंगोल सेनापति थे मोहम्मद शाह और कैबरू। इन दोनों को शरण किसके द्वारा? यहां का शासक फिर से वही है, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान द्वारा शरण दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने मांगा, बोला दे दे, बोला नहीं दूंगा। राजपूत के घर में जो पधारता है वो उसका बोला क्या अतिथि, और अतिथि देवो हुआ है। बोला हमारे घर में पधारा है तो उसकी सुरक्षा के लिए बोला जान दे देंगे, मार डालेंगे, लेकिन भाषा भी नहीं आपको प्रदान नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन ये इसकी सुरक्षा करेंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी, एक महिला का नाम आता, कहते मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में प्रेम संबंध था। चिमना है वो मराठा बेगम अलाउद्दीन खिलजी की, मन में प्रेम उससे करती है, मारने की दोनों ने योजना बनाई अलाउद्दीन खिलजी को, और इस बात का पता चल गया अलाउद्दीन ने खिलजी को। अब ये तो रात्रि को रफू चक्कर हो गया था, इसके पास आ गया था, चिमना पकड़ी गई, चिमना को 2-3 थप्पड़ मारे, बोला बता क्या चल रहा है? बोला जब प्यार किया तो डरना क्या? वैसा बोला सच में प्यार उससे करती हूँ, आपसे तो नहीं करती। कहते अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बोला तुम मेरे तोहफे का इंतजार करना, इस धोखे का तुम्हें एक ऐसा तोहफा देकर जाऊंगा जिंदगी में तुम्हें प्रेम नाम से नफरत हो जाएगी, ऐसा कुछ काम करके जाऊंगा। बोला ठीक है। कहते इसने उल्लुक खां व नुसरत खां को भेजा। ये दोनों 6 महीने तक, वो 7 महीने तक खाक छानते रहे, सुबह निकलते ढूंढने के लिए रास्ता, शाम को वापस नीचे आ जाते। झाइन व चाइन के किले पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग की कुंजी कहलाती है झाइन व चाइन का किला, झाइन या चाइन का किला। कहते इसे जीत लिया। बैठे, कहते हैं पत्थरों को तोड़ना चालू किया इन लोगों ने, आग के गोले थे उस समय, उनसे तोड़ने का प्रयास किया। कहते एक आग का गोला, कहते पत्थर में 100 में बकते राजस्थान के, कहते एक आग का गोला दीवार से टकरा वापिस नुसरत खां की तरफ बढ़ा, नुसरत खां मर गया, उल्लू खां वहीं पास में खड़ा, बिल्कुल आपके तरफ वीर प्रताप चपले हाथ में ली, ऐसे भागा पता ही नहीं चला था। सेना से पहले वो भाग रहा है, सेना उसके पीछे पीछे भाग रहा है। बोले कहां जा रहे हो? बोले यहां बस की बात नहीं। कहते अलाउद्दीन खिलजी को पत्र लिखा, बोला फिर से हारने को तैयार हो जा, ये रणथंभौर का दुर्ग आसानी से टूटा नहीं जा रहा है, हमें तो चौहान अंदर बैठा, हमने तो शक्ल तक नहीं देखी है, मतलब बाहर निकलेंगे किससे लड़े? कहते अलाउद्दीन खिलजी को अपनी गलती का एहसास हुआ, अलाउद्दीन खिलजी खुद आए, ये भी खाक छानता रहा काफी समय तक, कूटनीति का प्रयोग किया। कहते हैं ना समझदार आदमी विश्वासघाती आदमी की नजरें पहले ढूंढता है। कहते हैं हमीर देव चौहान के पास संदेश भिजवाया, मैं आपसे संधि करने को तैयार हूं, मुझसे आकर मिली। कहते हमीर देव चौहान ने उसने अपने सेनापतियों को भेजा, रत्तीपाल व रणमल, इन दोनों को भेजा। बोला आप जाके बातचीत करो, मुझे बता देना क्या विचार विमर्श हुआ, वो देख लेंगे। ये दोनों गए, इन दोनों को दुर्ग का लालच दिया, राजा बनने का ख्वाब दिखाया गया। कहते राजपूत थे, बोले डाले तो थे। कहते विश्वासघाती जो स्वामी भक्त आदमी थे, उनके विश्वासघाती की एक दीमक छोड़ दी गई उनके अंदर। लालच बुरी बला होती है और दीमक की तरह काम करती है, और विश्वासघाती भाई साहब आपके विश्वासी जो आदमी होते हैं उनकी नींव को भी कमजोर कर जाती है। और इन्होंने दुर्ग में घुसने के गुप्त मार्ग नहीं बता दिए गए। कहते राजपूती में हमीर देव चौहान ने केसरिया बाना पहना, कुछ समय तक लड़ा नहीं, क्यों? बेटी छोटी है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? देवल देवी रानी थी रंग देवी, बोले लड़की हो रहे, बोले बेटी छोटी है कि अविवाहित महिला कभी जोहर नहीं कर सकती, यहां जल जोहर राजस्थान का पहला अग्नि जोहर होगा। कहते राणा आपके हमीर देव चौहान ने केसरिया बाना धारण कर लिया, बोले पता लड़ना पड़ेगा, और 1301 को इतिहास लिखा गया। कहते आपके अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्त मार्गों से दुर्ग के अंदर घुसा था, और भाई साहब कहीं ना कहीं दुर्ग में हाहाकार मचाया था। बेड़िया था, शेर में मुट्ठी भर थे, लेकिन भाई साहब इतिहास लिख कर गए थे, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मौत के घाट उतार रहे थे। कहते रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ था, हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया का आगाज किया गया था। इनकी पुत्री थी
पदमला या क्या देवल दे, उसके नेतृत्व में जल जोहर का आगाज किया गया था। और कहते हैं लड़ते लड़ते भाई साहब इतिहास खत्म कर दिया गया था। राजस्थान का पहला शाखा जिसमें जल जोहर और अग्नि जोहर दोनों हुए थे, और इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ने धाक जमाई थी। पहली बार राजपूतों को धूल चटाई थी, आज तक किसी ने नहीं चटाई, आज पहली बार चटाई गई। कहते चित्तौड़, ये सबने पढ़ा है, फिल्म भी बहुत देखी है, क्या समझाओ इसमें, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लोग इसे मजाक बनाकर रखते हैं, ये मजाक नहीं है। कहते शासक था रावल रतन सिंह, राणा नहीं है, रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह। और आपके किसके मध्य लड़ेगी थी? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी लिख रही हूँ सिर्फ समझ जाना, एक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब आप कहोगे पद्मिनी, पद्मिनी मुख्य कारण था, किसने कहा? 1540 में एक व्यक्ति आया था, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इस आदमी ने कह दिया कि बोलो भाई साहब मुख्य रीजन, मुख्य जड़ यही है पद्मावत। इसने एक रचना लिखी है पद्मावत, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसमें मुख्य कारण किसको बता दिया? पद्मिनी को। किसको बता दिया है? पद्मिनी को। बोले ये है मुख्य कारण, मैं नहीं मानती। अरे चित्तौड़ गढ़ों का बाप कहलाता है राजस्थान में, आज भी राणा और रावलों की गाथाएं गाता है, तो आप कैसे कह सकते हो मुख्य कारण नहीं है? पद्मिनी इसी में एक बताएगी, सुंदर तो थी, मान लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं राघव चेतन के माध्यम से इसका वर्णन सुना, और उसने कहा तो अपनी पत्नी मुझे दे दे। अब 7 वचनों में एक सुरक्षा का वचन होता है, बोले उसके समान आन बान शान की सुरक्षा का वचन दिया जाता है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, राजपूतों का इतिहास लिखा गया है। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति से रावल रतन सिंह को बंदी बना डाला था, और कहीं ना कहीं पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा डाला था। लेकिन पद्मिनी भी झुकने को तैयार ना थी, खेमे में घुसकर अपने पति को आजाद करवा कर लाई थी, साथ में अपने भाई बादल और चाचा गोरा को खो बैठी थी। लेकिन भाई साहब इतिहास लिखने का प्रयास क्या था? रावल रतन सिंह ने केसरिया बाना, और पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर का आगाज किया गया था। चित्तौड़ की वो रानी थी, एक पल भी डगमगाई ना थी, एक लिंग जी के जयकारे और भद्र काली और काली माता के जयकारे लगाते हुए भाई साहब इतिहास में से खत्म हो गई थी। कहते अलाउद्दीन खिलजी को घुटनों के बल ले आई थी, साड़ी के पल्लू का एक तार अलाउद्दीन खिलजी को भाई साहब अपना चेहरा देखने तक की उम्मीद ना दिखाकर गई थी। कहते पानी में दर्पण में कितना सुंदर चेहरा दिखाई देता है, वास्तविकता में कितनी सुंदर थी अलाउद्दीन खिलजी को पता तक ना चल पाया था। और कहते हैं आपके राजस्थान का दूसरा शाखा, और इस स्थान का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। इसमें लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा डीपली है, आपके इंडिया लेवल पर ये थोड़ा सा छोटे टाइप से पढ़ा जाएगा। अब कहते हैं अगला पॉइंट की बात करें राजस्थान में, अगला बयान गया सिवाना बाड़मेर में, कब? 1308। ये जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। किसकी कुंजी कहलाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। और यहाँ का शासक था सातल देव, पत्नी का नाम है मेणा देव, और कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा गया था। सेनापति कौन गया था? कमालुद्दीन गुर्ग। इसने कहते हैं फिर से कूटनीति का प्रयोग किया। कहते जो पीने का एकमात्र जल स्रोत था मामादेव तालाब, उसमें भावला पवार की मदद से कहते गोमांस गोरक्त मिला दिया। राजपूत भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन अपनी गौ माता को रक्त को पीना पसंद नहीं करेंगे, अन्न का एक जल का एक दाना तक ग्रहण नहीं करेंगे। कहते सातल देव डिलडोल में बहुत अच्छा है। कहते इसका कूटनीति से इसे बाहर बुलाया गया। कहते इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के छक्के छुड़ा दिए, और कहते लड़ते लड़ते मारा गया। तो सूर्यास्त के समय कहते हैं इस राजा का सूर्यास्त भी हुआ था, और कहते इसका कटा हुआ सिर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी कहते इसके सर को देखकर ही घबरा गया। बोला सर जब इतना बड़ा है तो सोचो शरीर कितना बड़ा होगा। कमालुद्दीन गुर्ग मन में सोच रहा था, बोला लड़ा मैं था, तू नहीं लड़ा था, मुझे पता है इसका शरीर कितना मजबूत रहा होगा। और कहते हैं कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में क्षेत्र को जीता गया। सातल देव के नेतृत्व में, केसरिया मेणा देव के नेतृत्व में जोहर हुआ था, और इस स्थान का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या? खैराबाद रखा था। क्या रखा था? खैराबाद इसका नाम रखा था। अब कहते हैं इसका मुख्य उद्देश्य था जालोर को जीतना। जब तक आप जालोर को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किसको? सिवाना को जीतना पड़ेगा। किसको जीतना पड़ेगा? सिवाना को जीतना पड़ेगा, क्योंकि जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? जालोर दुर्ग की कुंजी। ये जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। तो सबसे पहले कहते हैं अंतिम राजस्थान में इसका अभियान कहलाता है कौन सा? जालोर। कौन सा अभियान है? जालोर। कब हुआ? 1311 में। शासक कौन था? कानड़देव सोनगढ़ वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। इसके मुख्य उद्देश्य लड़ाई के कारण क्या है? एक तो जालोर के दुर्ग की सामरिक महत्ता। एक राइटर है सनी जामी,
जिन्होंने कहा है कि आज तक कोई भारी आक्रमणकारी इस दुर्ग के दरवाजे नहीं खुलवा पाया, कूटनीति से जीता गया, दुर्ग के दरवाजे नहीं खुले हैं कभी इसके। और उसके बाद में मुख्य कारण एक और कहा जाता है इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद। कहते हैं कर्णदेव इसके दरबार में गया था खिलजी के, उसने अपमान किया, तो कहते हैं ये वहां पर चैलेंज देकर अगर तेरी मत तो अजय जालो। और एक महिला के बिना आज तक कोई राजस्थान का इतिहास खत्म हुआ है? नहीं हो सकता ना। तो कहते हैं इसमें भी इतिहास खत्म नहीं हो सकता था। और कहते हैं फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, जो कानड़देव के पुत्र वीरमदेव सोनग्रा से बड़ा प्रेम करती थी। कहते उसने जीत की पिताजी से शादी करूंगी। कहते इसने उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। वो पुत्र वैसा वो छोटा सा बच्चा जालोर वापस आ गया। और कहते हैं कानड़देव के नेतृत्व में केसरिया और इनकी पत्नी थी कौन, जेतलदे, इनके नेतृत्व में केसरिया। कहते वीरमदेव सोनग्रा ने अपनी गर्दन को काट डाला था, फिरोजा ने आत्महत्या कर डाली थी। और फिरोजा का मकबरा और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मस्जिद का निर्माण जालोर में करवाया था। कहा जाता है इस स्थान का नाम बदलकर जलालाबाद रखा गया था। क्या रखा गया था? जलालाबाद रखा गया था। यह अलाउद्दीन खिलजी की कुछ प्रमुख अभियान है। आपको सिर्फ दो तीन लाइनें याद रखनी है। कहानियां मैं सुनाने बैठूंगी तो कम से कम 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। क्या मतलब है उन कहानियों का? कहते हैं कहानियों का स्वाद लेना होता ना, तो कहते हैं ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में मजा आता है, ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में मजा आता है। क्यों? कि कहानियों में वीरता दिखाई जानी चाहिए ना, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार मुझे खुद को शर्म आती है, एक टीचर पद पर बैठकर आप किसी गरिमा पद पर बैठकर एक महिला जो सच में शानदार लड़ी है, फिरोजा ने उसे देखा, इसे देखा, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए थे इनके ऊपर, जैसे चित्तौड़ पर भी बनाया, जालौर पर भी बनाया, चौहाना पे बनाया। कहते हैं लेकिन एक वीरता की जब बात आती है ना, महिला जब उसे पढ़ाती है, मैं खुद महिला हूं तो मैं जानती हूँ उस टॉपिक को जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसमें क्या दोष रहता है। एक महिला जब जलती है, चिल्लाने की बजाय अपने स्वाभिमान के नारे लगाती है, सुनने वाले और पढ़ने वाले को बराबर से गर्मी महसूस होनी चाहिए। बाकी इंडियन स्ट्रीम में आपको लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से ये फालतू नहीं बोल सकते आप, लेकिन फालतू की इच्छा कितने भी मैटर ऐड करते चले जाओ। जो काम के पॉइंट है वो उठाओ ना। और कहते हैं अब एक पॉइंट पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख प्रशासनिक सुधार, कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रमुख कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से प्रशासनिक सुधार। अगर मैं आपको क्वेश्चन ये पूछूं कि अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास में किस लिए जाना जाता है, जल्दी से टाइप करके बताओ। अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास में जाना जाता है प्रशासनिक सुधारों के लिए। इसने वो काम किया, इसने गवर्नमेंट सर्विस इसी ने चलाई, गवर्नमेंट सर्विस इसी ने चलाई। सबसे पहला पॉइंट डालते हैं, भारत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो अनपढ़ था। क्या था? अनपढ़ था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जो एक बार सुनता था वो जिंदगी भर याद रख लेता था। कहा था ना, ऐसा कोई अवगुण नहीं है इस आदमी में जो भाई साहब इसकी गरिमा को डाउन कर सके। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसने सर्वाधिक सैन्य सुधार किए। कहते हैं इसने सबसे पहले स्थायी सेना रखना शुरू किया। क्या रखना शुरू किया? स्थायी सेना। और भारत में सबसे बड़ी स्थायी सेना भी किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसने कहा राजा का काम है तो राजा के पास परमानेंट सेना होनी चाहिए। ये नहीं कि आप भर्ती उस टाइम करो जब युद्ध का आगाज हो, नहीं, परमानेंट सेना की मुझे जरूरत है। तो भाई साहब इसने भारत में सबसे पहले गवर्नमेंट सर्विस स्थायी सेना का प्रारंभ किया। और स्थायी सेना इसके पास सबसे बड़ी थी कि शुरुआती जो काम होता है वो हमेशा बड़ा होता है। याद आता होगा आप स्कूल में जब पहली बार गए थे, आपको कखड़ा लिखाएगा, कभी छोटा नहीं लिखा आपने, हमेशा बड़ा ही लिखा है। ठीक है, तो मैंने सबसे बड़ी स्थायी सेना इसके पास थी। सबसे पहले अगले पॉइंट की बात करें, इसने सेना को नगद वेतन, जो 1 तारीख को मैसेज बजता है ना नगद वेतन वाला, इसने सेना को सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी और स्थायी सेना को नगद वेतन देना चालू किया था कि सेना को जमीन देना बंद करो, सेना को पैसे दो, मंथली सैलरी दो उसे। और कहा जाता है अगले पॉइंट की बात करें तो इसने सेना का सबसे पहले उंगलियां नोट करवाया था, उनकी फोटो नोट करवाई, उनके शरीर के चिन्ह नोट करवाए। आप जो गवर्नमेंट सर्विस लग जाओगे ना तो कहते हैं आपके हाइट वगैरह शरीर का कोई परमानेंट बर्थ मार्क होता है, वो बार बार नोट करवाया जाता है। इससे क्या होता है कि पर डे सेना की गिनती होती थी, अगर उसमें से कोई सैनिक ज्यादा निकल जाता तो कहते हैं उससे पता चल जाता था कि भाई साहब सैनिक एक्स्ट्रा है, तो कहते हैं उस पर्ची को निकाला जाता, उंगलियां नोट किया हुआ, उससे सैनिकों को आसानी से पकड़ा जा सकता था। और इसने भारत में सबसे पहले घोड़े दागना, क्या घोड़े दागने की प्रथा का प्रारंभ किया था। आप इसे शायद दाग भी कह सकते हो। घोड़ों पर राजकीय चिन्ह लगाए जाते थे, इसी ने प्रारंभ किए। तो सोच लो, सबसे बड़ी स्थायी सेना, नगद वेतन, उंगलियां नोट करवाना और घोड़े दागने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रह जाएगा। और इसने काला बाजारी रोकने के लिए भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली,
किस प्रणाली को लागू किया है? भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। इसने हर चीज की रेट फिक्स कर दी कि भाई साहब घोड़ों का इतनी रेट है, चीनी की इतनी रेट है, दाल की इतनी रेट है, बकरियों की इतनी रेट है, खजूर की इतनी है, नारियल की इतनी है, तो आप उसी पेमेंट में उसी नापतोल में बेचनी पड़ेगी। आप उससे कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर किसी ने कम तोला तो जितना कम तोलोगे उतना आपका मांस निकाल लिया जाएगा। तो भाई साहब खौफ तो आएगा, जितना कम तोलोगे, 1 किलो कम तोल दिया तो 1 किलो मांस निकाल लेंगे लोग। अब मेरे जैसे तो कहीं से भी निकाल लेंगे, को दुबला पतला कहां से निकालेंगे। तो इसने काला बाजार रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी इसी के शासनकाल में हुए थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी इसी के शासनकाल में हुए थे। अगले पॉइंट की बात करूं तो इसने 2 प्रमुख कर लगाए थे। इसने भारत में 2 प्रमुख कर लगाए थे। एक तो कहलाता है कौन सा? गड़ी कर। एक तो है गड़ी कर। कौन सा कर? गड़ी कर, जो घरों पर लिया जाता है, घरों पर। और एक है चराई कर। चरने हम नहीं जाते, पशु जाते हैं। और पशुओं में दुधारू पशु। किस पर? दुधारू पशु। अगर मैं से कहूं मादा पशुओं पर लिया जाने वाला कर तो बिल्कुल सही बैठता है। कहते हैं इसे गड़ी कर का मतलब होता है घरों पर। आपको अपने घर में रहना है तो कर देना पड़ेगा कौन सा? गड़ी कर। चराई कर मतलब दुधारू पशुओं पर लिया जाने वाला कर। अब इसके 2-3 पॉइंट बच्चे उन पर चर्चा करते हैं। कोई साहित्यकार तो होंगे जिसके बारे में इतना इतिहास पढ़ रहे हैं, उनका कोई ना कोई साहित्यकार रहा होगा। और कहते हैं इसमें एक पॉइंट आता है प्रमुख निर्माणकारी। साहित्य बाद में पढ़ेंगे, एक निर्माणकारी का पॉइंट और बच जाता है। कौन कौन से निर्माणकारी? थोड़ा ध्यान से सुनना। जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो है अलाई दरवाजा। कौन सा दरवाजा? अलाई दरवाजा। वेरी 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 मोस्ट लगाना, ये अलाई दरवाजा इसने बनाया। कहते दूसरा इसका निर्माणकारी है अलाउद्दीन की मस्जिद। जालौर में बनवाई इसने, अलाउद्दीन मस्जिद। इसने बनाया है जमियत मस्जिद, जमियत मस्जिद। और इसने बनाया सीरी का किला। इसने बनाया है 1000 स्तंभ महल। क्या बनाया है? 1000 स्तंभ महल भी इसी के द्वारा बनाया गया है। ये अलाउद्दीन खिलजी निर्माण कार्य। अलाई दरवाजा आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया, इसमें अटकने की जरूरत नहीं है। जमियत मस्जिद, सीरी का किला, 1000 स्तंभ महल। कहते हैं मंगोलों को हराने के उपलक्ष्य में 1000 स्तंभ महल बनवाया गया था। एक आपने नाम सुना होगा, एक फेमस राइटर है अमीर खुसरो, वो इन्हीं के दरबारी रह चुके हैं। चलो उनका एक अलग ही पॉइंट बनाते हैं। अमीर खुसरो, अब इनके बारे में थोड़ा सा अलग ही पॉइंट बनाते हैं। कहते हैं इनके बारे में कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। कहते गुरु व शिष्य का प्रेम बड़ा खतरनाक था। कहते पहले दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी, दूसरे दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोनों शिष्य गुरु ने 7 सुल्तानों का शासनकाल, कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। 7 सुल्तानों का इन्होंने वर्णन किया है। और इनकी प्रसिद्ध रचना है कौन सी? खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह है। इसे आप कह सकते हो तारीख ए अलाई। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है तारीख ए अलाई। और भारत में सबसे पहले कव्वाली, कव्वाली जानते हो? अपने हिंदुओं में होते हैं भजन। कव्वाली थोड़ी लंबी टेल लेकर वापस लाना, लंबी टेल लेकर वापस लाना। आपने एक मूवी देखी कि बजरंगी भाईजान, उसमें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिखाई जाती है, आपने देखी हो तो। उसमें जो गायन सेनी है ना, उसमें गाना दिखाया जाता है। वो महिला जब पाकिस्तान से आती है अपने बच्ची को लेकर, तो उसमें कव्वाली चल रही होती है, लंबी टेल लेकर वापस आना। उस कव्वाली गायकी का जनक कौन कहलाता है? अमीर खुसरो। उसने भारत में 2 वाद्य यंत्र भी बजाए, एक तो बनाए हैं, एक तो है तबला और एक है सितार। इसका जनक, इसका निर्माता भी कौन है? अमीर खुसरो है। कहते हैं तारीख अलाई, खजाइन उल फुतूह इनकी प्रसिद्ध रचना है। कव्वाली के जनक है, तबला और सितार इन्होंने बनाया। और 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। और निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु हुआ करते थे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। और कहते हैं कुछ समय बाद में अत्यधिक लंबी बीमारी के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। अब एक बिल्कुल छोटा सा राजा, कहते हैं अंतिम शासक के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। और अंतिम शासक इसमें रहा हुआ है मुबारक शाह खिलजी। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? मुबारक शाह खिलजी। कब से कब तक? 1316 से 1320। 1316 से 1320। कहते हैं इसने शासक बनते इतिहास लिख डाला था। भारत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो खलीफा की उपाधि धारण किए हुए बैठा था। इसने कहा खलीफा के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं खलीफा से कम नहीं हूं, मुझे देखो और खलीफा को देखो, बराबर की बात है।
और कहते इसकी थोड़ा सा दिक्कत थी, ये महिलाओं के वस्त्र पहनता था, कभी कभी दरबार में लगता था आज कुछ तूफानी करते हैं, नंगा घूमता था। और इसका वजीर था खुसरो खान, उसके द्वारा हत्या कर दी गई। जब आदमी अनैतिक कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं आदमी उसकी हत्या कर देगा, सम्मान खत्म हो जाएगा। और कुछ समय तक के लिए शासक बना रहा था खुसरो खान। ये भी आदमी कम नहीं था, 1320 में बना, 1320 में खत्म हो गया। और इसने भारतीय इतिहास में किसकी उपाधि धारण की? पैगंबर। ये खलीफा था, बोला मैं खलीफा क्यों धारण करूं, खलीफा पहले धारण कर चुके हैं, बोला तो पैगंबर हूं। कौन हूं? पैगंबर। और कहते इसने पैगंबर की उपाधि धारण की थी। और अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से इतने क्वेश्चन मोस्टली आपके पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा शासक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब अगले एक बढ़िया से टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते।